ईटी हिंदी के यूएसबी वेबिनार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस खास विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका टॉपिक है डायबिटीज इन यंग। इस चर्चा में हम उन सभी स्ट्रैटेजीज, उन सभी रिसोर्सेज और उन सभी अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे जो यंग एडल्ट के डायबिटीज मैनेजमेंट और ओवरऑल वेलबींग को सुनिश्चित कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं आपकी आज की होस्ट नेहा उपाध्याय और इस जानकारी भरे सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय भारत के युवाओं में डायबिटीज के बढ़ते मामलों से जुड़ा है। ये सीरीज यूएसबी द्वारा संचालित है और हम उनके सपोर्ट के लिए बेहद आभारी हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल शामिल हो रहा है जो हमें ये बताएंगे कि युवाओं में डायबिटीज की बढ़ती समस्या पर कैसे काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक गार्गी पांडे। डॉक्टर दीपक, आप बीएल के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश मेहरा, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पड़पड़गंज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर मुकेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नेहा। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। डॉक्टर राकेश, आप एचओडी एंड सीनियर कंसल्टेंट हैं, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट, इंटरनल मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, फरीदाबाद में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा फॉर द ज्वाइनिंग। हेलो एवरीवन। तो चलिए बिना देरी किए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। एक समय था जब ये बीमारी 40 से ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से 20 से 30 की उम्र वाले लोग भी इससे जूझ रहे हैं। खास तौर पर भारत के युवाओं के बीच ये परेशानी काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 25 साल से कम उम्र के युवाओं में से लगभग 25% को टाइप 2 डायबिटीज का खतरा है। बात अगर आंकड़ों की हो तो भारत में 25 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या 50% है, जबकि 35 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 65% से ज्यादा है। यानी कि यह बहुत साफ है कि हम इस खतरनाक डायबिटीज महामारी के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन लोगों को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि मॉडर्न इन्वेंशन और सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की मदद से इस खतरे को टाला जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अपना सबसे पहला सवाल पूछेंगे डॉक्टर दीपक आपसे। डॉक्टर, ये तो हम सभी के बीच एक मिथ है कि डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों में हो सकता है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यंग एडल्ट में जो अर्ली डायबिटीज है उसके किस तरह के प्रभाव नजर आते हैं और कौन से ऐसे प्रभाव हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। शुक्रिया नेहा इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, इस प्रश्न के लिए। आज के देश में अगर हम देखें, बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे यंग एडल्ट्स, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, डे टू डे प्रैक्टिस में देखने को मिलता है आज की डेट में 8 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल और 25 से 30 साल के वयस्कों में और बच्चों में डायबिटीज टाइप 2 बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स तो है ही। जेनेटिकली हम लोग प्रीडिस्पोज हैं कि हमें डायबिटीज होगी। नंबर 2 जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। जब से गैजेट्स, मोबाइल फोन्स वगैरह आए हैं, बच्चे मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा समय बिताते हैं रादर देन ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण और फास्ट फूड कल्चर, कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर काम नहीं चलता। बच्चे ज्यादातर बाहरी खाना पसंद करते हैं। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से अर्ली ऑनसेट डायबिटीज टाइप 2 ज्यादा प्रेवलेंट हो रही है। इसके कारण पेरेंट्स बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं एकदम, और उसके बाद डिनायल मोड में भी आ जाते हैं कि एक कैसे हो सकता है कि मेरे इतने यंग बच्चे को डायबिटीज हुई है। और एंगर, सैडनेस, फियर एंड गिल्ट की भावना उनके अंदर आने लग जाती है। तो यही सब चीजें हैं। डू द डाइट कंट्रोल, ईट द गुड फूड, डू रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरी चीज जो देखने को मिल रही है आजकल, ओवरनाइट मोबाइल फोन का यूज, एक्सेसिव अननेसेसरी यूज, उसकी वजह से निद्रा का पूरा ना होना,
आजकल बच्चों के अंदर देखा गया है कि प्रॉपर निद्रा पूरी ना हो तो बहुत सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका होना बहुत स्वाभाविक है। सो यही सब कारण है जिसकी वजह से यंग जनरेशन्स में डायबिटीज टाइप 2 का होना बहुत ज्यादा देखा गया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछते हैं डॉक्टर मुकेश मेहरा से। डॉक्टर, क्या आप कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं जो यंग एडल्ट में डायबिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं? और प्लीज कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में भी बताइए जो युवाओं को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद नेहा। डॉक्टर दीपक गार्गी ने ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर कर दी हैं और बहुत ही सरल वे में, तो मैं भी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल फैक्टर, जैसे पुअर डाइट, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री बिहेवियर जो हमारी जिसे निष्क्रिय जीवन शैली कहते हैं, फिर मोटापा, उसके अलावा जैसे कि एडिशनल जेनेटिक फैक्टर डॉक्टर दीपक ने बताया था, फैमिली हिस्ट्री और हमारी एथनिसिटी, स्पेशली हम एशियंस, हम ये सब हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सबको जैसे आनुवंशिक प्रवृत्ति कहते हैं, फैमिली हिस्ट्री जैसे पारिवारिक इतिहास कहते हैं, आपकी जाति, जो आपकी जो एथनिसिटी है वो सब, और कुछ जो सम टेल साइंस कहते हैं डायबिटीज का, जो सबको पता रहनी चाहिए। वो किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक, और वो केवल ओवरलैपिंग और कॉमन सिम्टम भी होते हैं, इसलिए ये डिले भी हो जाती है। तो सबसे कॉमन चीज है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, बगैर कारण के वजन का कम होना, थकावट होना, बगैर किसी कारण के आप थका थका महसूस करते हैं, धुंधलापन आंखों में आना, ये सब। और दूसरी चीज, डायबिटीज जो यंग लोगों में काफी समय तक अनदेखी रह जाती है, काफी बिकॉज सिम्टम्स मे बी एट्रीब्यूटेड टू अदर कॉजेज ऑल्सो। कॉफी ज्यादा पी ली, चाय ज्यादा पी ली, कोक ज्यादा पी लिया, या वजन इसलिए कम हो रहा है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, या धुंधलापन इसलिए हो रहा है कि मेरी वीकनेस हो रही है, so they just try to ignore it for many years. However, early detection through regular checkups is very important, because ये नियमित जांच और खतरे के कारणों की जागरूकता, रिस्क फैक्टर की अवेयरनेस जिसे कहते हैं, दे कैन हेल्प इन टाइमली मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और डॉक्टर दीपक ने जैसे बताया कि फिजिकल इनएक्टिविटी, इंक्रीज स्क्रीन टाइम, डिस्टर्ब्ड एंड इनएडिक्वेट स्लीप, और बाकी स्ट्रेसेस जैसे स्मोकिंग है, डिप्रेशन है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आपने पूछी कि डिटेक्शन का डिले होता है। एवरेज डिले जो डायबिटीज़ का हिंदुस्तान में है वो 9 से 12 साल है। कई बार तो डायबिटीज़ 20-30 साल पता लगती है, और 50% to 60% पेशेंट में जब ये डायबिटीज़ पता लगती है तो उसमें कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है, चाहे उसमें रेटिनोपैथी हो, चाहे आपकी किडनी की असर हो, चाहे आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह की वेस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, आर्टियल डिजीज। यही सब मैं बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड। जी डॉक्टर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर आप लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे ना, तो आप डायबिटीज को काफी हद तक मात दे सकते हैं। लेकिन कुछ जरूरी लक्षणों पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद में उस तरह के बदलाव देखें हैं, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकेश। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर राकेश। डॉक्टर, किसी को भी डायबिटीज होना अपने आप में बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, लेकिन जब बात युवाओं की हो तो उनके लिए तो ये खास तौर पर बहुत कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि यही वो एज होती है जब युवा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं और सोशली एक्टिव भी होते हैं। तो प्लीज कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बताइए कि डायबिटीज को मैनेज करते हुए युवा सोशल रोल और लाइफस्टाइल चॉइसेस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही डॉक्टर ने बताया था किसी युवा को या किसी यंग पर्सन को आपको डायबिटीज हो गई है, तो वो अचानक सडनली ग्लूम में चला जाता है। उसको लगता है कि जिंदगी मेरी रसहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन हो गई है। वो अपने आसपास वाले जितने डायबिटिक्स हैं उनके बारे में देखता है, उनकी लाइफ की रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सोचता है कि खाना अलग, पीना अलग, मौज मस्ती कम हो जाएगी, डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। और तो ये आई इसीलिए ही है, जैसे मेरे से पहले दोनों वक्ताओं ने बताया, कि जब लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहता है और एफ्लुएंस की वजह से जब हमारी ईटिंग ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी में कैलोरी रिच खाना जाना शुरू हो जाता है,
और हमारी बॉडी कैलोरी सरप्लस हो जाती है, तब डायबिटीज आ जाती है। तो उसको रिवर्स करने के लिए लाइफस्टाइल में वो चेंज लाना बहुत जरूरी होती है, जिनको हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहना कहते हैं। इसमें परहेज वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी पुरानी सभ्यता को देखें, जिसमें हमारे यहाँ मेहनत कश लोग रहते थे, चक्की चलाते थे, कस्सी चलाते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, मोटा खाते थे, रिफाइंड नहीं खाते थे, हमें उस लाइफस्टाइल पे वापस जाना पड़ता है। तो हमें हमारे युवाओं को संदेश देना ये पड़ता है कि खाने के लिए जीना सही नहीं है, जीने के लिए जितना उचित हो उतना ही खाएं, और शायद उससे भी कम खाएं। मोटा खाएं, फाइबर ज़्यादा रखें, चीनी से दूर रहें, व्हाइट शुगर से बिल्कुल दूर रहें, फ्राइड कुछ नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, पिज्ज़ा नहीं खाना है। अगर खाना है तो उसको पचाने के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स यू नीड टू बर्न कैलोरीज, यू नीड टू अर्न कैलोरीज। अगर कुछ खाने की इच्छा है तो हमारे बॉडी वेट को बैलेंस में रखते हुए हम एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स में घंटा 2 घंटे की हिस्सेदारी करें, कार्डियो एक्सरसाइजेज करें, तब हम ये सब कुछ चीज़ें खा सकते हैं जो हम खाना चाहते हैं। और तब हम युवाओं में वो तनाव, वो टेंशन भी नहीं आएगा कि यार डायबिटीज़ हो गई तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है, पूरे जीवन भर साथ रहने वाली है। ये हमारी दुश्मन है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि हमारी आँखों पे, हमारे हार्ट पे, हमारे गुर्दे पे, हमारी पैरों की नसों पे और मेल्स में सेक्सुअल पावर को भी इफ़ेक्ट करती है। तो अगर हम उस तरफ पे जाना नहीं चाहते, तो हमको ये ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ़स्टाइल में डिसिप्लिन लेकर आएँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम सबके ब्रेन में, माइंड में एक डिज़ायर चिप होती है, उसको हम बाहर निकाल कर उसको रीप्रोग्राम करते हैं एज़ अ कंप्यूटर कि अब हमको ये अच्छा लगना नहीं चाहिए। हम ना इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते इच्छाओं पे, इच्छाओं को बदलना होता है, हमको वे करना होता है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये हमारे लिए खराब है। उसके हिसाब से हम आपको अपनी चॉइसेस को रिफ्रेम करना पड़ता है एंड वी मस्ट एन्जॉय द चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल। अगर हम उस लाइफस्टाइल को पेनलाइजिंग वे में लें, तो फिर बहुत जल्दी उसमें से निकल के भागने की कोशिश करते हैं। हमको ये समझना पड़ता है कि हमारे रिस्क बेनिफिट में, हमारे लाइफस्टाइल में क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमारे लिए रिस्की है। क्या हम अपने शरीर को लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज करना चाहेंगे, या हम अपने शरीर को लंबे समय तक, जिसने हमारा साथ 100 साल तक देना है, उसको ठीक रखना चाहेंगे। तो इसको हम इसको ढंग से एक्सेप्ट करें, ये माने पहली बात कि हाँ, मेरे मेटाबॉलिज्म में एक चेंज आ गई है, तो मुझे अपना खाना और रहना-सहना उस मेटाबॉलिज्म में जो चेंज आई है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। एक बार मैं इसको फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करने को एन्जॉय करता हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी चलने वाला है, तब ये परेशानियाँ मुझे कम हो जाती हैं। ये पक्की बात है कि हमको पीरियोडिकली चेकअप्स भी करने होंगे, हमको पीरियोडिकली शुगर कंट्रोल में भी करनी होगी, हमको पीरियोडिकली हमारे जो खाने पे जो कंट्रोल है या चेंज है, वो लाना होगा, तभी हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल डायबिटीज़ के साथ में मित्रता करके ही हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से गुज़ार सकते हैं। जी, बिल्कुल डॉक्टर राकेश, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि जितने युवा हैं उसको उन्हें ये नोट डाउन करके रख लेना चाहिए कि आपको अपने खान-पान में तो सुधार करना ही है, साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज़ को भी अपना जो जीवन है उसका हिस्सा बनाना है और डिस्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायबिटीज़ को मैनेज करते हुए भी आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश आपका। बीएमजे की एक स्टडी के अनुसार बड़ी संख्या में यंग एडल्ट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। 204 देशों में कराए गए एक सर्वे के अनुसार 1990 से 2019 के बीच टाइप 2 डायबिटीज के मामलों में वृद्धि हुई है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना अगला सवाल डॉक्टर दीपक आपसे पूछूंगी। डॉक्टर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या कोई खास ट्रेंड है या फिर कोई ऐसा खास पैटर्न है जो टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड है जो यंगर पॉपुलेशन के लिए रेलेवेंट है? धन्यवाद इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। दोबारा से ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ट्रेंड देखने को मिलता है कि जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज का होना, अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। उस खतरे को कम कैसे किया जाए? अगर फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायबिटीज इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है या उसके प्रोग्रेशन को डिले किया जा सकता है। आज मुझे 30 साल में डायबिटीज होने वाली थी, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट करने से मैं इसको 45, 50, 55 साल की उम्र तक ले जा सकता हूँ। सो डिले इन प्रोग्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है
अगर मैं अच्छे से अपने डाइट पैटर्न को ठीक रखता हूँ, अपनी स्लीप को ठीक रखता हूँ और डेली व्यायाम करता हूँ, हो सकता है मुझे प्री डायबिटीज हो, मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ, यानी कि रेमिशन कर सकता हूँ उसका मैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हम इन सबको उसको प्रोग्रेशन को डिले करने में मदद करता है। दूसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री है, उसके साथ साथ हमारे साथ चाइल्डहुड ओबेसिटी देखा गया। दूसरा देखा गया कि आजकल बच्चे जल्दी से उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल कंजप्शन बढ़ने लगा है। तो ये सब चीजें ऐसी है, फास्ट फूड कल्चर है, ये सब चीजें हमें दूर करनी होंगी, इनसे बहुत दूर रहना होगा हमें। प्रॉपर घर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई फाइबर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राकेश ने, इससे पहले डॉक्टर मुकेश ने भी बताया था कि डाइट का सही होना बहुत जरूरी है। साथ में प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना वो और भी निहायत जरूरी है। उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों से दूर रहें और जो रिफाइंड फ्लोर जैसे यूज करते हैं आजकल, जैसे कहा डॉक्टर साहब ने कि मोटा खाएं, दैट मीन्स मिलेट्स के ऊपर जा रहे हैं आज की डेट में। हम लोग मिलेट्स के बारे में सोच रहे हैं ज्यादा और ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे कई बार देखा गया बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर अगर ग्लूटेन रिच डाइट होती है तो ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है उसमें। तो ग्लूटेन को रोकने से देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का शुगर अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। सो यही सब चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है और एक पर्टिकुलर जैसे फैमिली हिस्ट्री है तो उसके नीचे के बच्चों को बहुत ध्यान देना होगा पहले से ही, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है और इसको रोकथाम किया जा सकता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डॉक्टर मुकेश की तरफ। डॉक्टर मुकेश, इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप करियर चॉइस और हाई स्ट्रेस वाले प्रोफेशनल रोल्स पर डायबिटीज के प्रभाव के बारे में अपने कुछ विचार रख सकते हैं, जिनमें लगातार ट्रैवलिंग करनी होती है और लेट नाइट वर्क की डिमांड होती है? प्लीज आप उसके बारे में जरूर बात करिए। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आजकल जिस तरह से हम यंग पॉपुलेशन देख रहे हैं और डायबिटीज के इंसिडेंस जैसे डॉक्टर दीपक और डॉक्टर राकेश ने बताया कि और आपका दिया हुआ डाटा कि 50% पॉपुलेशन बिलो 25 है, 35 से बिलो पॉपुलेशन 65 है, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज डायबिटीज जो है अपने आप में एक सबसे बड़ा पोज चैलेंज करती है एंड इज डिमांडिंग ऑल्सो, स्पेशली हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल जिनको फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करनी है, इरेगुलर वर्किंग आवर्स हैं, लेट नाइट, एंड दे हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल अक्रॉस द मल्टीपल टाइम जोन्स आल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरेक्शन करना अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर से। डायबिटीज का मैनेजमेंट इस तरह की एनवायरनमेंट में रिक्वायर बहुत केयरफुल प्लानिंग, लाइक मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, adhering to your medication schedule also, monitoring blood sugar levels regularly। फिर उसके अलावा you have access to other necessary resources, जैसे खान पान का टाइम बहुत जरूरी है, आपका मेडिसिन सपोर्ट जरूरी है। फिर उसके बाद आपको कम्युनिकेशन करना है, इफेक्टिव अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आप ना एक तो दवाई का टाइम से लेना, दूसरा उसके अलावा से अपने खान पान का ध्यान रखना, फिर मल्टीपल टाइम जोन्स को कोऑर्डिनेट करना, आपके रेगुलर वर्किंग आवर्स से करना, लेट नाइट आवर्स हैं उनसे कंपेयर करना। सो साइमल्टेनियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्दी फूड खाना, आपका मेडिकल सपोर्ट एडिशनली बिल्कुल तैयार रहे, कई बार आप हाइपो में चले गए या हाइपर में चले गए, और आपको ये सारी चीज़ें आपको स्मूथली नेविगेट करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद मैनेजिंग योर सबऑर्डिनेट्स, अपने आप को मैनेज करना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। तो जब आप घर से निकले सुबह और जब आप वापस घर जाएं, तब तक ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल फिक्स स्टाइल में होनी चाहिए। या तो यू मेक समबडी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपकी वाइफ है या पेरेंट्स हैं या कलीग्स हैं, जो आपके खाने का टाइम आपको रिमाइंड कराएं। फिर उसके अलावा आप देखें कि कितने टाइम तक आप कंटिन्यूसली स्क्रीन पे रह सकते हैं, कितने टाइम तक आप मैक्सिमम परमिसिबल टाइम आपका डॉक्टर के हिसाब से नाइट में कितना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही नाइट एनिमल होकर के पूरी रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, तो आपका बायोलॉजिकल साइकिल भी खत्म हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में, दीज आर आल्सो नोन एज द साइकोसोशल स्ट्रेसेस। और इसमें बेसिकली दो तरह के की पैटर्न्स होते हैं। एक तो होता है जो जिसे हम
डिसरेगुलेशन ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज के अनकंट्रोल होने के लिए। जैसे आप समझ लीजिए हमारा एक HPA एक्सिस होता है जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल्स होते हैं। ये अल्टीमेटली एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, व्हेनेवर यू हैव टू मैनेज टू मेनी थिंग्स एट टाइम्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सब सिंपैथेटिक एक्टिविटी से। तो उससे एक तरह का कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन कहलाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डायबिटीज के बढ़ने के लिए। इसके कारण क्या होता है, लिवर से ग्लूकोज ज्यादा निकलता है, जैसे इंक्रीज ग्लूकोज, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट करते हैं, इससे इंसुलिन सिक्रीशन कम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ये साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्सिबल होता है ओबेसिटी के लिए। तो जब ये स्ट्रेस होता है तो ये हमारे HPA एक्सिस को मोटिवेट करता है और मोबिलाइज कर देता है। और साइमल्टेनियसली लाइफस्टाइल दूसरा फैक्टर है, लाइफस्टाइल जैसे पुअर ईटिंग बिहेवियर्स, हमारे टाइमिंग्स रेगुलर नहीं है, हमारे फिजिकल इनएक्टिविटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जॉब स्ट्रेस है, ऑड वर्किंग आवर्स है। तो ये सब मिल करके हमें एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो हमें ऐसा प्लानिंग करनी चाहिए कि हम इन सबको कोऑर्डिनेट कर सकें। जी डॉक्टर मुकेश, मुझे लगता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये जानकारी बहुत अहम होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे डॉक्टर राकेश आपसे कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, यंग एडल्ट्स के लिए जो डायबिटीज है बहुत स्ट्रेसिंग है और उनके मेंटल हेल्थ को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो डॉक्टर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवाओं के मेंटल हेल्थ के कंसर्न के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और विस्तार से बताइए कि इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। अभी हम जो बात करते आ रहे हैं उसमें यही है कि जब हम किसी पेशेंट को पता लगता है कि मेरे को डायबिटीज है, तो पहला स्ट्रेस होता है कि अब मेरा क्या होगा। और जितना वो डायबिटीज के बारे में पढ़ता है या अपने पीयर से पढ़ता है या अपने पेरेंट्स को देखता है, तो देखता है कि डायबिटीज के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं। किसी की आंख पे असर है, किसी के हार्ट पे असर है, किसी की किडनी खराब हो गई है, तो वो उसके मन में एक डर बैठता है जो उसकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ उसको ये लगता है कि जब मुझे अपनी डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना होगा, तो जब मैं सामंजस्य बिठाऊंगा घर में, परिवार में, स्पोर्ट्स में, अपनी पीयर्स में, सेलिब्रेशंस को कैसे एडजस्ट करूंगा, ट्रैवल कैसे करूंगा, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाऊंगा, तो वो एक उसको एडिशनल स्ट्रेस मिलती है। इन सब को देखते हुए और स्ट्रेस से एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा HPA एक्सिस डिस्टर्ब हो जाता है, तो जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे डायबिटीज अनकंट्रोल होने की संभावना बढ़ने लग जाती है। तो द पर्सन एंटर्स इनटू अ विशियस साइकिल। तो उसका सबसे अच्छा इस से दूर रहने का या से बचने का, मेंटल स्ट्रेस से बचने का उपाय है कि मैं डायबिटीज के बारे में सही और सटीक जानकारी हासिल करूं अपने डॉक्टर से, अपने डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हुए डायबिटिक एजुकेटर से, या और जो भी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं। देखिए, हमें ये इन्फॉर्मेशन बहुत सही चाहिए होती है, वरना मार्केट में बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो अनऑथेंटिकेटेड होती है वो भी घूम रही होती है, उससे मैं मिसगाइड भी हो सकता हूँ। तो मिसगाइड नहीं होना है। तो जैसे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है, वैसे वैसे मैंने फिर दोहराऊंगा कि अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस को एंजॉय करते हुए मुझे एडजस्ट करना है। आई मस्ट एंजॉय वट एवर लाइफ स्टाइल चेंजेस आई एम गोइंग टू अडॉप्ट, चाहे वो खान पान के बारे में हो, वो स्पोर्ट्स के बारे में हो, वो दवाइयों के बारे में हो, वो मॉनिटरिंग टारगेट्स को लेकर हो कि मुझे अपनी शुगर कितने लेवल पर ले आनी है, या अवॉइडिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो। क्योंकि जब हम शुगर के लिए हम बैलेंस करते हैं और दवाइयाँ शुरू करते हैं, स्पेशली अगर कोई पेशेंट्स इंसुलिन पर हैं, तो उनमें शुगर के फ्लक्चुएट होने की संभावना बढ़ जाती है। शुगर हाई तो शायद कम नुकसान करेगी, लेकिन लो ब्लड शुगर ज़्यादा बड़ा झटका देती है और फिर एक सेटबैक देती है आदमी को, और उसको डर लगना शुरू हो जाता है। तो मैं फिर से दोहराऊंगा कि जितनी हम जानकारी हासिल कर लें, एक अच्छे समर्थ डॉक्टर के संपर्क में रहें। एक और परेशानी जो हमने देखी है, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, डॉक्टर से मिलने नहीं जाते हैं, अपने से खुद का इलाज करते हैं, या इलाज भी अपने किसी रिश्तेदार की वाली गोली दी हुई खाना शुरू कर देते हैं, या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं, वो जो कई बार पूरी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। और वैसा मानते हैं कि क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं है तो मुझे बीमारी भी नहीं है। फिर वो ऐसा कहते हैं, डॉक्टर साहब गोली कभी कभी खा लेता हूँ, जब शुगर बढ़ती है तो खा लेता हूँ, जब बढ़ती नहीं है तो मैं नहीं खाता हूँ। और उनको ये पता ही नहीं लगता कि कब उनकी शुगर 300, 400, 500 हो गई है, जो डैमेज करते चले जा रही है। तो हम उनको समझाते हैं कि जो डायबिटीज की जो बीमारी है वो खून की तरह है, गेहूं को अंदर से खोखला कर रही है। गेहूं बाहर से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, पर वन फाइन डे यू विल फाइंड
कीगों के अंदर का सारा सामान खाली हो गया। ऐसे ही आपके शरीर के साथ में है, ये मीटर की बीमारी है, ये नापने से ही पता लगती है। तो तनाव में ना जाकर अब ऐसा सोचें कि आप मुझे पता नहीं क्या हो गया है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना उसके तनाव से दूर जाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। जानकारी हासिल करना, मॉनिटर करना, शुगर कंट्रोल में रखना, बीपी कंट्रोल में रखना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, डायबिटीज़ की बीमारी केवल शुगर की बीमारी नहीं है, इसके बड़े भाई बहन साथ आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर साथ आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल साथ आता है। हमारी ये बीमारी वेसल्स की बीमारी होती है, हमारी वेसल्स स्टिफ हो जाती है। तो जहाँ जहाँ की वेसल खराब होती है, आँख की वेसल आँख खराब, किडनी की वेसल खराब किडनी खराब, हार्ट की वेसल खराब हार्ट खराब, पैरों की वेसल खराब पैर खराब, सेक्सुअल नसों की प्रॉब्लम हो गई तो सेक्सुअल पावर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं इस बीमारी के बारे में जितना जानना शुरू कर दूंगा, सटीक जानकारी मुझे मिलेगी, उतना ही कम तनाव होगा। दुश्मन को जान लेना आधी विजय है हमारी। जैसे ही हम बीमारी के बारे में जान लेते हैं तो हमारे को टेंशन भी कम होती है, स्ट्रेस भी कम होती है, डर भी नहीं लगता है। और फिर हम शान से कहते हैं यार मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसे ही जीऊंगा। फिर मुझे फीलिंग ऑफ आइसोलेशन भी नहीं आती है कि बाकी सब तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा, बाकी बर्गर खा रहे हैं, मैं बर्गर नहीं खा रहा। मैं कहता हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी ही नहीं, बिकॉज ये अनहेल्दी है। तो मैं इसलिए नहीं पी रहा कि मैं पी नहीं सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ ये अनहेल्दी है, इसलिए नहीं पीऊंगा। तो हम जब अपनी दिमाग को सेट कर लेते हैं, हम अपने कंप्यूटर को सेट कर लेते हैं दिमाग के को, तो फिर हमें स्ट्रेस आना बंद हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार मेरी सभी युवाओं से गुजारिश है कि जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हो गए हैं या जिनको जानकारी में आ गया है, तो वो अपने पास के किसी ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट से जहाँ पर पूरा सिस्टम अवेलेबल हो, डायबिटिक एजुकेटर अवेलेबल हो, स्पोर्ट्स के बारे में एक्सरसाइज के बताने के लिए बंदा अवेलेबल हो, लैब ऐसी हो जो पीरियोडिकली जांच करके मुझे बता सके कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ खराबी आ चुकी है। साल में एक बार मैं अपना नखशिख चेकअप, टोटल बॉडी चेकअप, इंक्लूडिंग ईसीजी, इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड, इंक्लूडिंग इको, इंक्लूडिंग स्ट्रेस टेस्ट, इंक्लूडिंग अदर टेस्ट कराऊं। केवल लैब टेस्ट करा के मैं ये ना समझूं कि मेरा पूरा बॉडी चेकअप हो गया, नहीं होता है। तो डायबिटीज के जिस जिस अंग पे दुष्प्रभाव होते हैं उन सबकी चेकअप करके मुझे तसल्ली होगी, हाँ मेरी बॉडी अभी सेफ है, तनाव से दूर हो गया। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो स्ट्रेसफुल जॉब्स होती हैं उनमें भी मुझे जो लाइफ स्टाइल है एडजस्ट करना होता है, टाइम जोन एडजस्ट करने होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर आना चाहिए। लेकिन अगेन जितना मैं जानकारी हासिल कर लूंगा, जितना मैं डायबिटीज को ठीक से मैनेज करूंगा, उतना ही कम स्ट्रेस मेरे को होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश इस जानकारी के लिए। दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित 6 में से 1 व्यक्ति भारत में है। वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है और डायबिटीज के मामले में इसकी आबादी चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। डायबिटीज के मामले भारत की स्थिति निराशाजनक है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक है बढ़ता हुआ हेल्थ केयर कॉस्ट। इसी संदर्भ में डॉक्टर दीपक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज के केयर और उसके मैनेजमेंट में यंग एडल्ट पर किस तरह के फाइनेंशियल बर्डन आते हैं, और प्लीज इस बर्डन से निपटने के लिए सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद इस बहुत अच्छे सवाल को पूछने के लिए। फाइनेंशियल बर्डन किस किस फॉर्म में हो सकता है? 2003 में एक एस्टिमेटेड कॉस्ट मानी गई थी कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए सालाना डायबिटीज के ट्रीटमेंट में खर्च होते हैं। अब इसको स्पेकुलेट करके देखा गया कि 2025 में कितना खर्चा होगा डायबिटीज के ट्रीटमेंट के ऊपर। ये तकरीबन 1,25,00,000 करोड़ के बराबर बैठा। आप देख सकते हैं 10 से 12,000 करोड़ से लेकर 1,25,00,000 करोड़ का खर्चा। सो जो यंग एडल्ट्स होते हैं, बिकॉज वो लोग लापरवाह होते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें बताएंगे, ऐसे सभी मरीजों के लिए नहीं होता। कुछ मरीज बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। बहुत सारे यंग बॉयज को देखा है, गर्ल्स को देखा है, प्रॉपर डाइट कंट्रोल करने के बाद एक्सरसाइज करके उन्होंने अपने वजन को भी कम किया, अपने शुगर लेवल को भी कंट्रोल किया। नाउ दे आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ। और मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोगों ने अपनी डायबिटीज को रेमिशन भी किया, अपने HbA1c लेवल को 5.8 5.7 तक भी लेके आए हैं। सो जो बर्डन होता है, क्योंकि यंग एज में जब डायबिटीज होता है, शुगर एडिक्वेट तरीके से कंट्रोल ना होने के कारण इन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी पैदा होते हैं। तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सबसे पहले होते हैं?
लाइक द पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नसों का खराब हो जाना, इनका बहुत ज्यादा पाया गया है। दूसरा पाया गया कि 40% लोगों में किडनी अफेक्ट हो जाती है। तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे उतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन्स आपके ऊपर आएगा। दूसरी बड़ी मुख्यतः बात क्या है कि जितने भी हमारे जो मेडिक्लेम्स होते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है, वो डायबिटीज को कवर नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब साइकोलॉजिकल सेटबैक होता है मरीज के लिए कि मेरी डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी चीज मेरे ट्रीटमेंट में कवर नहीं होगी। तो इसलिए वो हमेशा क्या करता है, उसको छुपाता रहता है कि मुझे डायबिटीज है। हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं तो पता लगता है कि मुझे डायबिटीज है, लेकिन बताना नहीं है। हम उनको यही कहते हैं, आप डायबिटीज को बताइए, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा और इस बहाने से आप अपनी शुगर को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छे से डाइट को मेंटेन कीजिए, अच्छे से रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने शुगर को कंट्रोल रखिए, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वसीम अकरम का, जिसको बचपन से डायबिटीज थी एंड ही वाज टेकिंग इंसुलिन एंड ही वाज द वर्ल्ड नंबर 1 क्रिकेट प्लेयर। सो बहुत सारे मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स देके उनको मोटिवेट किया जाता है, रादर देन द पेशेंट इज लैंडिंग इन ए डिप्रेशन। उससे बाहर आने के बाद उनको मोटिवेट करना होता है कि आप प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, तो फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा आपके ऊपर। सो फाइनेंशियल बर्डन बेसिकली डिपेंड करता है आपके कॉम्प्लिकेशन लेवल्स के ऊपर। तो उन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको ये समझाया भी जाता है कि जितना बेहतरीन डायबिटीज का कंट्रोल आप रखेंगे उतना लंबा आपकी लाइफ चलेगी और स्वस्थ लाइफ रहेगी आपकी। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक। यानी कि हमारे युवाओं को ध्यान रखना है और डायबिटीज़ से डरना नहीं है, छुपाना नहीं है, समस्या हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर मुकेश साहब आपसे। डॉक्टर हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर लाइफ़स्टाइल की वजह से ना कई तरह की समस्याएँ हो रही हैं और कई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। ऐसे लोग मेन स्ट्रीम में अक्सर फिट नहीं हो पाते। तो आपको क्या लगता है कि पुरानी सोच और जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वो डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? और हम उनके लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? थैंक यू नेहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं और आपने राइट कहा कि एज ओल्ड स्टीरियोटाइप्स एंड सोशल प्रीजुडिसेस, ये डेफिनेटली इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली यंग एडल्ट्स में जो स्पेशली डायबिटीज में है, and carry और perpetuating many misconception and discrimination, जैसे गलतफहमी और भेदभाव। तो इन लोगों के लिए स्थिति बिल्कुल एक तरह से कई बार दे हैव टू फेस स्टिग्मा अराउंड देयर कंडीशन, जैसे कहते हैं अपमान का हो गया, शर्म, अलाव, आत्मसम्मान, ये जो कई सारी चीजें हैं, लाइक फीलिंग ऑफ शेम, आइसोलेशन, लो सेल्फ एस्टीम और solely linked to poor lifestyle choices। और इसमें क्या होता है, लोग आपको ब्लेम करने लगते हैं कि आपका कहीं ना कहीं आप आइसोलेट हो जाते हो किसी ना किसी तरह से। सब लोग आपको ब्लेम करने लगते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपने आपको किसी ना किसी तरह से, जिसे कहते हैं दोषारोपण, और ऐसे आप एक तरह से फिक्स कर देते हैं आपके आइडियाज अपनी तरफ से, जिससे आपको जैसे आप वर्किंग प्लेस पे जा रहे हो तो आइसोलेट फील करोगे। आप मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं जो टीवी आर्टिस्ट हैं, जो बड़े बड़े स्टेजेस पे काम करते हैं, जो इवन फिल्मी सितारे, उनकी लाइफस्टाइल एक नॉर्मल प्रोफेशनल से कई गुना ज़्यादा टफ होती है। उनके वर्किंग आवर्स ऑड हैं, उनके कंटिन्यूस जो सीनेरियो कोई शूटिंग चल रही है 6 से 8 घंटे तक हो, तो वो दे ट्राई टू हाइड इट। इनिशियली मेरे कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट थे, वो उसको छुपाने की कोशिश करते थे। तो उसको हमने ये समझाया कि भाई अगर आप छुपाओगे तो अल्टीमेटली कभी आप हाइपो में जाएंगे, कभी हाइपर में जाएंगे और आपकी ओवरऑल फिजिक सफर करेगी। तो इट इज यू बेटर यू डिस्क्लोज इट एंड डिस्कस, आपके फ्रेंड से, अपने कलीग से डिस्कस करो कि मेरा खाने का टाइम जरूरी है, मेरा इंसुलिन का टाइम जरूरी है, छुप छुप करके लगाने का कोई फायदा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टू एड्रेस दिस इशू। इट इज क्रूशियल टू प्रमोट एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट द डायबिटीज। ये ऐसी चीज है और जो नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ,
कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें 1 या 2 डायबिटिक नहीं है या 2-4 प्री डायबिटिक नहीं है। आज के ज़माने में 40 साल की उम्र के बाद शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो डायबिटिक नहीं है तो प्री डायबिटिक होगा। तो वी हैव टू एड्रेस दीज इशू एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे प्रमोट करें, एजुकेशन अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज एंड एम्फेसाइज करें कि दैट इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन बेसिकली व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स बियॉन्ड पर्सनल कंट्रोल। लाइक जैसे हमने करा कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फैमिलियल हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ओपन डायलॉग और डिस्टिग्माइजिंग कन्वर्सेशन अबाउट डायबिटीज के मतलब इसको एक बीमारी की तरह नहीं लेकर के एक लाइफस्टाइल डिजीज के संग लेकर के ट्राई टू जस्ट वी कैन नॉट अंडरप्ले इसके साइड इफेक्ट, इसके नुकसान, लेकिन लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एडवोकेटिंग फॉर इंक्लूसिव पॉलिसीज एनवायरमेंट दैट एकोमोडेट स्पेशली जिनकी डायबिटिक्स की नीड्स हैं इंडिविजुअल की, वी कैन create supportive communities also, like promoting workshop, accommodation, workplace accommodation, workshop with the normal people and workshop among diabetics also, healthcare services better करी जाए, educational resources tailor करे जाए to meet especially young and the diabetics के लिए, और challenging against attitude and promoting positive representation। ये नहीं कि हम उसको डिफरेंट कंडीशंस को छुपा करके करें, मीडिया में भी आना चाहिए, सोसाइटी में भी आना चाहिए, और इसी तरह से एक्सेप्टेंस को हम प्रमोट कर सकते हैं। अल्टीमेट फोस्टर कल्चर ऑफ एम्पैथी। तो वी हैव टू सी दैट लोग इसको एक बीमारी की तरह से ना लें, एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी डायबिटिक हो सकता है। आजकल हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग कई बार बच्चों पे टॉन्ट करते हैं, छोटे छोटे, देखा इतनी छोटी सी उम्र में डायबिटिक हो गया, और जब उनका खुद का चेकअप कराया जाता तो वो उससे 10 टाइम ज्यादा निकलते हैं। उसका तो क्या 240 है, इनकी 600 700। तो अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर स्पेशली यंग एडल्ट्स विद डायबिटीज एंड अदर हेल्थ कंडीशन। और सिमिलरली जैसे डॉक्टर राकेश कह रहे और डॉक्टर दीपक ने इसी करा कि it is not only diabetes alone. It is A, B, C, D, E. A1C is for sugar, E is for your blood sugar, C for your cholesterol, D for your diet, and E for your exercise. So look at all these factors in total. Promote all these factors, awareness also, and their management also. So ultimately, media, government-related policies, workplace meeting, interactions, and hindrance, and जो एक लोगों के दिमाग में इसके रिलेटेड जो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको दूर करने के लिए सोसाइटी को वी हैव टू जॉइन हैंड्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुकेश। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डॉक्टर राकेश की तरफ। डॉक्टर, हमने देखा है कि हेल्थ और बॉडी रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं उनका सामना कर रहे लोगों के लिए ऑनलाइन कम्युनिटी और जो पीयर नेटवर्क है वो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो रहा है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन कम्युनिटी है या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या फिर जो पीयर सपोर्ट ग्रुप है वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे युवा आबादी को सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित माध्यम बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते? देखिए, मैं सुरक्षा के बाद में करूंगा। पहले ये कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है कि पीयर ग्रुप्स फॉर्म हो, टाइप 1 डायबिटिक्स सारे इकट्ठे हो जाएं, टाइप 2 डायबिटिक्स इकट्ठे हो जाएं, अपने अपने सवाल वहाँ शेयर करें और लोग अपने एक्सपीरियंस से उनको अच्छी से सलाह दे सकें, और साथ में एक दूसरे की हौसला अफजाई होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि युवा टेंशन में चले गए, आइसोलेशन में चले गए, या और कोई नया दिमाग पे फतूर साबित हो गया कि यार अब मेरा क्या होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत सारे लोगों से शेयर नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन कम्युनिटी में आप शेयर कर पाते हैं। बट कॉशन क्या है? कॉशन ये कि बड़े सारे अनजान अनभिज्ञ लोग या जिनको सही बात पता नहीं है इकट्ठे हो जाएंगे तो गलत फहमियाँ पैदा होंगी। तो मेरी एक सलाह है कि इन पीयर ग्रुप्स में डॉक्टर्स की प्रेजेंस भी रहनी चाहिए। जो डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें या डॉक्टर्स अपने क्लाइंट्स की इस तरह की कम्युनिटी, जैसे मैंने अपने सिस्टम में बना रखा है, we have made diabetic groups, especially those who are on insulin. So they share their fear, they share their concerns, they share their values, they share other things. तो अगर एक एक्सपर्ट उस ग्रुप में रहे तो उस ग्रुप की सेफ्टी, और हम इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि जो सलाह दी जा रही है उसको कोई ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसको कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंट है वो वाउच कर रहा है, और कोई नई नेगेटिव चीज उस ग्रुप में नहीं जाए, परकुलेट नहीं हो।
तो सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। सम वॉचफुल पर्सन, सम वॉच डॉग हैज टू बी देयर हु कैन एश्योर कि जो बातें हो रही हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट हैं, नहीं तो मिथ्स और नए नए मिथ्स पैदा हो सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव होता है कि हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करें। उसमें ना मैं एक और बात जो कहना चाह रहा था, वो जो कॉस्ट कंट्रोल वाली, फाइनेंशियल कंट्रोल वाली बात है, वो भी आनी शुरू हो जाती है। देन पीपल फाइंड आउट रिसोर्सेज जहाँ से ड्रग्स चीपर मिल जाती हैं, जहाँ से मॉनिटरिंग डिवाइसेस चीपर मिल जाती हैं, जहाँ से अगर इमरजेंसी हो तो हम मदद कैसे करें, वो हेल्प इकोनॉमिकल कंडीशंस में मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ों से हमारे को एक दूसरे की मदद करने से हेल्प मिलती है। Caution again, somebody who is authenticating the things has to be a doctor or a healthcare professional or a hospital, और जो ग्रुप का लीडर है वो क्वालिफाइड डॉक्टर होना जो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे डॉक्टर मुकेश से। डॉक्टर, हेल्थ केयर में जो टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो डायबिटीज से पीड़ित जो युवा हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किन टेक्निकल एडवांसमेंट और इनोवेशंस का उपयोग किया जा रहा है? आपने एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड टेक्नोलॉजी, सब भी कुछ टेक्नोलॉजी से। अब आप हमारे पास जो जो शुगर मापने के यंत्र हैं वो बहुत एडवांस हैं। लीडर्स की जो प्रिक है वो वर्चुअली पहले काफी थिक होती थी, अब वो वर्चुअली पेनलेस थिक हो गई है। और फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं, जिसे ग्लूकोमीटर कहते हैं, वो काफी एडवांस हो गए हैं। उनकी भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन और उसमें जो एरर है वो काफी कम होने लग गया है। और फिर पेशेंट इसके अलावा हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके मैनेजमेंट, जैसे इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस, इंसुलिन रिलेटेड जो पेन है वो काफी एडवांस हुए हैं। उसमें उनका डायलिंग मेथोडोलॉजी बहुत इजी हो गया है। वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो सकते हैं, क्लिक से मूव हो सकते हैं। इवन द एल्डरली पीपल, ब्लाइंड पीपल, स्मॉल चाइल्ड, दे कैन वो भी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा उनके संग में सिंगल प्रेस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। जो जो उसका जो प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर वो भी बहुत कम हो गया है। इसके बाद हमारे पास कई टेक्नोलॉजी है जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, हम एक ही पेशेंट का एक छोटे से बटन लाइक इंस्ट्रूमेंट लगा करके एक हफ्ते तक उसका 10-10 दिन, महीने भर तक का उसका आवरली शुगर कंट्रोल मॉनिटर कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारा यूएसए में घूम रहा है तो हम बाय ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और वाईफाई टेक्नोलॉजी से यहीं से डॉक्टर के टच में रह करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह इंसुलिन पंप्स अब आ गए हैं। जो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटिक हैं उनकी इंसुलिन की कंटिन्यूस डिलीवरी बहुत ईजी हो गई है, उसमें भी काफी एडवांसमेंट हुआ है। इसके अलावा आप जो डायबिटीज मैनेजमेंट बहुत इजी हो गया। पेशेंट आपके थ्रू बने हुए हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। डायबिटीज एजुकेटर्स आ गए हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके थ्रू पेशेंट नॉलेज गेन कर सकता है। कभी भी उसको प्रॉब्लम, आप जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर एक क्लिनिक पे आजकल एक डायबिटीज एजुकेटर्स आ गए हैं जो आपकी डाइट, लाइफ स्टाइल, आपकी कैलोरी काउंट, आपकी कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, ये बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता है। प्लस कई चीजें हैं जैसे आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह के लिए टेस्टिंग है, तो आजकल ये टेस्टिंग पेशेंट खुद कर सकता है, अपना बीपी खुद मॉनिटर कर सकता है। उसको हम रेगुलरली आजकल होम केयर सर्विसेज अवेलेबल हो गई है, चाहे उसको अपने लिपिड मैनेजमेंट करना हो, अपना HbA1c करना हो, आजकल हमारी क्लिनिक्स पे अवेलेबल है। इंस्टेंट HbA1c हो जाता है, जो आप पहले एक 3-3 दिन लग जाते थे इन रिपोर्ट्स के आने में। तो इसलिए डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक और मेडिकल सुपरविजन सब कुछ बहुत इजी हो गया है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, अवेयरनेस के लिए कई मेथडोलॉजीज हो गई हैं जिसको पेशेंट फॉलो करते हैं। तो सारे जो इनिबिशंस जो इनिशियल होते थे वो सब धीरे धीरे कम होने लग गए हैं। पेशेंट्स इंटरेक्ट बेटर करते हैं। हम लोग इवन डॉक्टर्स उनको कई सारे लिंक प्रोवाइड करते हैं। इवन हम अपनी भाषा में, उनकी सरल भाषा में उनके लिए छोटे छोटे ब्रीफ लेक्चर्स तैयार करके रखते हैं, उनके लिए छोटे छोटे लिटरेचर देते हैं। ये सब चीज़ें पहले नहीं हो पाती थी। फिर इसके बाद सारी चीज़ें टेलर मेड अवेलेबल होती है सारी। किस तरह का पेशेंट है, अकेला डायबिटीज का है, हाइपरटेंशन है, उसे ओबेसिटी है, डिस्लिपिडीमिया है, और या उसको संग में रेटिनोपैथी हो चुकी है, किडनी अफेक्ट हो चुकी है। तो पीयर ग्रुप्स डेवलप हो गए हैं, डॉक्टर्स के भी ग्रुप डेवलप हो गए हैं जिसमें रेफरल बहुत इजी हो गया, फीडबैक इजी हो गया है। आप एक ही सिंगल
प्रिस्क्रिप्शन को हम सारे डॉक्टर्स के अमंग सर्कुलेट कर सकते हैं इजीली थ्रू टेक्नोलॉजी। डॉक्टर नेफ्रोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट विद फिजिशियन, वी ऑल इंटरेक्ट बेटर नाउ, और उसी प्लेटफॉर्म पे सेम पेशेंट का डिस्कशन करके आउटकम भी हो जाता है। तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस हुई है। जी डॉक्टर, बिल्कुल। सो डॉक्टर दीपक, डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर राकेश, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में डायबिटीज की बढ़ती समस्या पर कैसे काबू पाया जाए, इस विषय पर आपने न सिर्फ हमें बल्कि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों के जो भी सवाल थे उन सभी के जवाब मिल गए होंगे। सभी दर्शकों का भी एक बार धन्यवाद। हमारी यूएसबी सीरीज वेबिनार यहीं समाप्त होती है। अपना ख्याल रखें और बहुत हेल्दी रखें। थैंक यू डॉक्टर राकेश, डॉक्टर दीपक, वंडरफुल इंटरेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश। थैंक यू सो मच। Thank you.